जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 166 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। वैसे ये पता चलेगी कि आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और अभी किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जब आपकी कामयाबी बोलेगी तो आपकी डिग्री नहीं देखेगा, है ना। जब आपकी कामयाबी बोलेगी तो लोग आपकी डिग्री को नहीं देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। एनीमिया से बचने हेतु गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने IFA टैबलेट रोग प्रतिरोधक उपाय के तहत दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं भाई? ऑप्शन ए दिया 1 दिन में 3, 110 दिन तक, 1 दिन में 3 बार 90 दिनों तक। ऑप्शन सी दिया 1 दिन में 3 बार और 100 दिनों तक। ऑप्शन डी दिया 1 दिन में 3 बार 120 दिनों तक। तो कितने दिनों तक दिए जाते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एनीमिया से बचने हेतु गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को कितने IFA टैबलेट रोग निरोधक उपाय के तहत दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग तो कंफ्यूज हो सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन में देखिए, कोई लगाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाएगा, क्या 1 दिन में 3 बार 90 दिनों तक, और कोई लगाएगा कि 1 दिन में 3 बार 100 दिनों तक। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 दिन में 3 बार 90 दिनों तक। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है किसी दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। सॉरी, किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 1 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है भाई प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस? कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को बता दीजिए भाई, क्वेश्चन कराया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 दिसंबर को ना। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर शेष सभी शामिल है? एक को छोड़कर ना, किस एक को छोड़कर से सभी शामिल है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या कोल्ड अवस्था, तृप्त अवस्था, ज्वर अवस्था या संवेदा अवस्था? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से पढ़िए। मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर से सभी शामिल हैं? तो मलेरिया ज्वर को छोड़कर, इनमें से एक को छोड़कर कौन शामिल है? बताइए जल्दी से। एक को छोड़कर, देखिए कोल्ड अवस्था तो शामिल है बिल्कुल, ज्वर अवस्था भी शामिल है, संवेदा अवस्था शामिल है, लेकिन
लेकिन जो तृप्त अवस्था है यही नहीं शामिल है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर का एक को छोड़कर, इसी एक को छोड़कर, तृप्त अवस्था को छोड़कर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। अर्ली रीनल डिफंक्शन की पहचान करने हेतु सबसे उपयोगी परीक्षण। तो सबसे उपयोगी परीक्षण क्या है? सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिन, और क्या दिया है? क्रिएटिन क्लीरेंस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिया है GFR। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा भाई? अर्ली रीनल डिसफंक्शन की पहचान करने हेतु सबसे उपयोगी परीक्षण क्या है? तो क्रिएटिनिन क्लीरेंस है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं सभी बहने कमेंट बॉक्स में हमको बताते चले। इनमें से कौन सा सामान्य एवं आदर्श श्रोणी है? तो सामान्य और आदर्श श्रोणी कौन सा है भाई? क्या एंड्रायड है, गायनोकायड है, या पेलायड है, या एंथ्रोपायड है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। इनमें से कौन सबसे सामान्य एवं आदर्श श्रोणी है? तो सबसे सामान्य और आदर्श श्रोणी कौन है भाई? तो गायनोकायड है। क्या है? गायनोकायड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? तो किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं भाई? क्या प्रति 100 जीवित शिशुओं पर मृत्यु की दर, प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर होने वाली मृत्यु दर, प्रतिकूल जीवित शिशुओं पर होने वाली मृत्यु दर, प्रतिकूल जीवित शिशुओं पर होने वाली मृत्यु? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर होने वाली मृत्यु दर को संदर्भ करते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है? तो किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है भाई? पंचायती राज संस्थानों की क्षमता में वृद्धि होगी, मृत्यु दर में कमी होगी, उपकेंद्र सशक्त होगी, उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? 7वें नंबर का आप लोग सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है? तो किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है भाई? पंचायती राज संस्थानों की क्षमता में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, बिल्कुल होगी। उपकेंद्र सशक्त होगी, यानी कि ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि अग्नाशयी रस में मौजूद अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पहचाने वाला एंजाइम है। तो पचाने वाला एंजाइम कौन है भाई? अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कौन है? क्या पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, डाइपेटाइडेज है, या एमिनोपेप्टाइडेज है? राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है ट्रिप्सिन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई। जिस बहनों का गलत हो रहा है क्वेश्चन वो घबराएं
नहीं, घबराना नहीं है बहन। क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम, तो कौन सा है भाई बीमारी का नाम? क्या डाउन सिंड्रोम है, मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज इंसिपिडस है, या क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन है? तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है बताइए। क्या अग्नाशयी की वी सेल द्वारा, या अग्नाशयी अल्फा सेल द्वारा, या यकृत द्वारा, या पित्ताशय द्वारा? तो इंसुलिन जो है किसके द्वारा स्रावित होती है भाई? तो इंसुलिन जो स्रावित होती है अग्नाशयी के बी सेल द्वारा स्रावित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इंसुलिन का श्रावण किया जाता है, तो इंसुलिन का श्रावण कहाँ किया जाता है? अल्फा कोशिका द्वारा, बीटा कोशिका द्वारा, गामा कोशिका द्वारा, या डेल्टा कोशिका द्वारा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, सभी बहनें कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इंसुलिन का श्रावण किया जाता है, तो इंसुलिन का श्रावण किससे किया जाता है भाई? इंसुलिन का श्रावण किससे किया जाता है? तो इसका किया जाता है इंसुलिन का श्रावण, आप लोग क्वेश्चन को किए हैं, बीटा कोशिका द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक, तो सबसे शक्तिशाली उत्तेजक कौन है? अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी, रक्त के पीएच का बढ़ना, ऑक्सीजन की अधिकता? राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर का? सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिए। श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है, तो श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक कौन सा है भाई? तो सबसे शक्तिशाली जब पूछा है तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए ना, यहाँ जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए। क्या पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए? तो लिया जाना चाहिए कौन सा भाई? तो ये लिया जाना चाहिए कैल्शियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। नवजात शिशु में ज्यादातर टीटेनस कब प्रकट होते हैं बताइए? कब प्रकट होते हैं भाई? तो कब प्रकट होते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या जन्म से ही 48 घंटे में, 7 दिन में, 14वें दिन? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है दोबारा से पढ़िए। नवजात शिशु में ज्यादातर टीटेनस कब प्रकट होते हैं? तो ज्यादातर टीटेनस जो प्रकट होते हैं वो 7वें दिन प्रकट होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मैस्लो के मानवतावादी पाठानुक्रम के शीर्ष पर प्रेम और संबंध, सम्मान और आत्मसम्मान, स्वयं और वास्तविकरण, या बचाव और सुरक्षा? तो बताइए कौन है भाई? मैस्लो के मानवतावादी पदानुक्रम के शीर्ष पर है, तो कौन शीर्ष पर है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो स्वयं वास्तविकरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 को भाई देखिए भाई, क्वेश्चन को हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे, ये नहीं कि हम लोग आराम से चलेंगे। आराम से चलने से मन टाइमिंग बहुत कम है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग टारगेट लेके चलेंगे ना। कम समय में कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसको खत्म करेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। 100 क्वेश्चन को 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देना है, ठीक ना। 1.5 घंटे के अंदर इसको खत्म कर देना है। सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे अभिव्यक्त है। सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे अभिव्यक्त। क्या सूखे हुए होठ, मुस्कान, जीभ बाहर निकालने या भौवें उठाना? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई 16वें नंबर का? सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे अभिव्यक्त हैं, तो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुस्कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्कान। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। गलसुआ यानी मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो क्या कर्णपूर्ण ग्रंथि में पैदा करता है, कि अधोजीवा ग्रंथि में, या अधोजंभ ग्रंथि में, या अवांछी ग्रंथि में? तो कहाँ संकट पैदा करता है भाई? सूजन कहाँ पैदा करता है? गलसुआ जो है, गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है।
करता है। तो ये सूजन कहाँ पैदा करता है भाई? तो ये सूजन पैदा करता है कर्णपूर ग्रंथि में पैदा करता है। कहाँ करता है? कर्णपूर ग्रंथि में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार हो जाएगा तो मानव के शरीर में या मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? क्या प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है भाई? तो ये किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है भाई? MRI निम्नलिखित में से क्या है? MRI निम्नलिखित में से क्या है? क्या ग्रैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स है या माइग्रेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन्स है, माइग्रेटिंग रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? ऑप्शन सी दिया है माइग्रेटिंग रेजोनेंस इमेजिंग है। ऑप्शन डी दिया है माइग्रेटिंग रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स है। राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी बहने कमेंट कर दें। MRI निम्नलिखित में से है तो MRI क्या है? माइग्रेटिंग रेजोनेंस इमेजिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 को भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है तो क्या? ग्लाइकोजन या कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज? राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है तो किस में विखंडित होता है भाई? 20वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को, मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना है तो कितनी हड्डियों से बना है? 32, 42, 44, 53। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना है तो कितनी हड्डियों से बना है भाई? 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 32। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर, रुक जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग को समय दे दीजिए 10 सेकेंड का बहन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। क्या पूछा है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है तो मानव रक्त की सामान्य पीएच कितनी है? 7.4 या 7 से कम या 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव के रक्त का सामान्य पीएच होता है या होती है तो मानव के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है भाई? तो 7.4 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसकी एक में दोष होता है? तो किसकी एक में दोष होता है कि आरबीसी में, रुधिर प्लाज्मा में, बिम्बाणु में या लसिका कोशिका में? तो किसमें होता है भाई? किसमें हो जाता है? अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसकी एक दोष होता है? तो किसकी एक में दोष हो जाता है भाई? 23वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिम्बाणु में। किसके? बिम्बाणु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। दर्दयुक्त मस्टुएशन कहलाता है। दर्दयुक्त मस्टुएशन कहलाता है तो क्या कहलाता है? डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, एमेनोरिया या मेट्रोजिया? राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि दर्दयुक्त मस्टुएशन कहलाता है तो दर्दयुक्त मस्टुएशन क्या कहलाता है? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, संगीता शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, सभी बहनें कमेंट कर दें। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्मेनोरिया। क्या कहलाता है? डिस्मेनोरिया। दर्दयुक्त मस्टुएशन कहलाता है तो डिस्मेनोरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित सभी प्रीलैम्पसिया का अभिलक्षण है सिवाय क्या? हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन्यूरिया या उल्टी? तो निम्नलिखित में सभी प्रीलैम्पसिया का अभिलक्षण है तो प्रीलैम्पसिया का लक्षण क्या है? प्रीलैम्पसिया का अभिलक्षण क्या है? तो प्रीलैम्पसिया का जो अभिलक्षण है वो उल्टी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है भाई कि भ्रूण हृदय
दर को फीटोस्कोप के साथ आस्कुलेटेड करते हैं। भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ आस्कुलेटेड करते हैं। तो कब करते हैं? 5 सप्ताह का गर्भधारण, 10 सप्ताह का गर्भधारण, 20 सप्ताह का गर्भधारण या 25 सप्ताह का गर्भधारण। तो जो भ्रूण है हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ आस्कुलेटेड करते हैं। तो कब आस्कुलेटेड करते हैं भाई? कब करते हैं बताइए? तो ये करते हैं 20 सप्ताह के गर्भधारण में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? GOB अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? तो किसके द्वारा प्रचारित है भाई? कि WHO द्वारा, FAO द्वारा या यूनिसेफ द्वारा या UNDP द्वारा। तो किसके द्वारा ये प्रचालित है भाई? GOBI जो है अभियान किसके द्वारा प्रचालित है? तो GOBI अभियान जो प्रचालित है ये प्रचालित है यूनिसेफ के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC स्तर पर टीकों का भंडारण किसमें किया जाता है? क्या डीप फ्रीजर में या आइस लाइट रेफ्रिजरेटर में, कोल्ड बॉक्स में या वॉक इन कोल्ड कक्ष में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC स्तर पर टीकों का भंडारण किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है आइस लाइट रेफ्रिजरेटर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है तो कहाँ बनती है? वसा के वाल्केज से, या वृक्क में बालू के कणों से, या वृक्क में प्रोटीन्स के लाइजेशन से, या वृक्क के पेल्विस में ऑक्जिलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है तो मनुष्य के वृक्क में पथरी किससे बनती है भाई? तो मनुष्य के वृक्क में जो पथरी बनती है वृक्क के पेल्विस में ऑक्जिलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है भाई? क्या जुड़ा हुआ है? क्या जिगर, फेफड़ा, गुर्दा, ग्रहणी या डयूडोनियम? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? न्यूफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो न्यूफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है भाई? 30वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। किससे जुड़ा हुआ है? गुर्दा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? क्या दिल है, पित्ताशय, गुर्दे, स्प्लीन? तो शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून को शुद्धिकरण करने वाला इसमें से कौन सा अंग है भाई? कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो कौन संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है गुर्दे। कौन संबंधित है? गुर्दे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 को कि निम्न में से यूनिसेफ द्वारा GOBI नाम से प्रचार प्रसार किए जाने वाले यहाँ पे कर दीजिए, जाने वाले संक्षिप्त शब्दों में ओ अक्षर का क्या मतलब है? तो क्या मतलब भाई? क्या मुख्य जलीयकरण, ऑरेंज जूस, ओरल देखभाल या ओरिजिनल? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निम्न में से यूनिसेफ द्वारा GOBI नाम से प्रचार प्रसार किए जाने वाला संक्षिप्त शब्दों में ओ अक्षर का क्या मतलब है? तो ओ अक्षर का क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब है मुख्य जलीयकरण मतलब है। क्या मतलब है? मुख्य जलीयकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से न्यू स्टाफ टीबी प्रयुक्त क्या होती है? क्या टीबी के वाहक का पता लगाना, डॉट्स या टीबी से मृत्यु दर का पता लगाना, या BCG टीकाकरण का विस्तार करना? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो पूछा क्या है कि निम्न में से न्यू स्टॉप टीबी प्रयुक्त क्या होती है? तो न्यू स्टॉप टीबी प्रयुक्त क्या होती है भाई? जल्दी से बताइए। न्यू स्टॉप टीबी प्रयुक्त होती है तो क्या होती है? ये आप लोग बताना है। तो ये होती है, क्या होती है? डॉट्स होती है ना, डॉट्स, DOTS डॉट्स होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग को देखना है भाई? 33 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 34 को। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पहला चरण कब हुआ था? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पहला चरण कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। सभी बहनें कमेंट कर दें। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पहला चरण कब हुआ था? तो ये पहला चरण कब हुआ था? क्या 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 को, 7 दिसंबर 1996 और 18 जनवरी 1997 को, या 20 जनवरी 1996 और 9 दिसंबर 1997 को, 20 दिसंबर 1995 और 9 जनवरी 1996 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का? तो 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 को हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 को। पैराथायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता से सीरम कैल्शियम का स्तर, तो क्या होता है? सीरम कैल्शियम का स्तर क्या होता है भाई? पैराथायराइड ग्रंथि के अतिरिक्त अतिक्रियाशीलता से सीरम कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पैराथायराइड ग्रंथि की अतिरिक्त अतिक्रियाशीलता से सीरम कैल्शियम का स्तर क्या होता है? तो सीरम कैल्शियम का स्तर जो होता है बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। गर्भावस्था के दौरान कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? गर्भावस्था के दौरान कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? क्या हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, दोनों? ए और बी दोनों। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है भाई? तो गर्भावस्था के दौरान जो स्थिति उत्पन्न होती है तो हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। हाइपोफास्फेटीमिया में सीरम फास्फोरस का स्तर हो जाता है। हाइपोफास्फेटीमिया में सीरम का स्तर का फास्फोरस का स्तर हो जाता है तो कितना हो जाता है? 2.7 मिलीग्राम से ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम, 4.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक, 2.7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक, या 4.5 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम। तो कितना होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हाइपोफास्फेटीमिया में सीरम फास्फोरस का स्तर हो जाता है तो 2.7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी बहन के क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बताना चाहती हैं तो बताते भी चलिए और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया में किसका स्तर अधिक पाया जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया में किसका स्तर अधिक पाया जाता है भाई? तो किसका स्तर अधिक पाया जाता है? क्या प्रत्यक्ष बिलिरुबिन का ज्ञात नहीं किया जा सकता, अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन, या दोनों? ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया में किसका स्तर अधिक पाया जाता है? तो आप ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया में जो स्तर पाया जाता है वो किसका अधिक पाया जाता है? तो पाया जाता है प्रत्यक्ष बिलिरुबिन का। किसका? प्रत्यक्ष बिलिरुबिन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन? गलत नहीं होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ आपका। 38 नंबर क्वेश्चन बताइए संगीता पटेल जी बहन, क्या आपका गलत हुआ? नहीं गलत होना चाहिए बहन। अब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपसे संगीता पटेल जी से, सीमा देवी जी से, और कौन है भाई, शांति वाजपेयी जी, ये सभी बहनों से गलत नहीं होना चाहिए भाई। 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है भाई? ये अधिक द्रव हानि की स्थिति में काम में लिए जाते हैं। ये एंजाइम में पेक्टोरिस तथा एमआई में प्रयोग में लिए जाते हैं। ये हाइपोपोलेमिक शॉक तथा गंभीर रूप से जलने में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी दिया है
डेक्स्ट्रॉन ना, डेक्स्ट्रॉन सबसे सामान्य प्रयास किए जाने वाला प्लाज्मा एक्सपेंडर है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहन कि प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में जो कथन सत्य है वो कौन सा है। तो ये एंजाइम पेक्टोरिस तथा एमआई में प्रयोग के लिए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। एंजाइना पेक्टोरिस का मुख्य कारण क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस का मुख्य कारण क्या है। क्या न्यूरोलॉजिक रोग है, या श्वसन रोग है, या गैस्ट्रिक रोग है, या हृदय रोग है। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मुख्य कारण क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस का जो मुख्य कारण है हृदय रोग से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है भाई। क्या रुधिर की जांच है, या इम्यूनाइजेशन, एक्सरे एवं सीटी स्कैन, मुफ्त दवा। तो इसमें कौन सा भाई जांच जो उपलब्ध नहीं होती भाई। स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है भाई। तो एक्सरे एवं सीटी स्कैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो एक्सरे एवं सीटी स्कैन उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। मांसपेशियों में दर्द का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है भाई। क्या फाइब्रोमाइल्गिया हो सकता है, या क्रोनिक फेटिंग सिंड्रोम हो सकता है, या हाइपोकैलीमिया होगा, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का। आप लोग सभी लोग कमेंट करें बहने, सभी बहने कमेंट करें। बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी आप क्लास में क्यों अब्सेंट हो रही हैं बहन। आपको मतलब कोई बात तो कहने पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। मैं बहन कह रहा हूँ आपको कि आप पढ़ने में अच्छी हैं, क्यों होपलेस हो रही हैं, क्यों नहीं क्लास को कर रही हैं। आप चंद्रकला बहन, आप बताइए। चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी बहन, आप इतनी अच्छी हैं पढ़ने में, फिर क्यों क्लास में अब्सेंट हो रही हैं हमको बताइए। रश्मि सोम जी आप क्लास में क्यों अब्सेंट होती हैं, लेट क्लास क्यों देखती हैं, क्या दिक्कत है आपको भाई, क्या दिक्कत है बताइए। आप लास्ट में क्लास देखती हैं सबसे, ऐसी क्यों गलती करती हैं रश्मि सोम जी बहन। रश्मि सोम जी बहन हमको जवाब दीजिए। रश्मि सोम जी, क्या आपने ऐसा काम क्यों करती हैं, क्यों क्लास में लेट आती हैं बताइए। मांसपेशियों में दर्द का कारण हो सकता है। आप पढ़ने में अच्छी हैं रश्मि सोम जी बहन, बस अपने आप को समझिए, जांचिए कि आप क्या चीज़ है ना। आप समझ नहीं पा रही हैं कि आप क्या चीज़ हैं। जिस दिन एग्जाम आपका रिजल्ट निकल जाएगा उस दिन सोचेंगे कि क्या मैं ऐसी थी कि मैंने रिजल्ट को निकाल लिया, करेक्ट कर दिया एग्जाम को। आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई 1 से लेकर के 105 तक की क्लासों को खूब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। इधर मैं क्लास आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे में सुबह 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और शाम को सुबह में 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और शाम को 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 200 क्वेश्चन आप लोगों को डेली मिल रहे हैं। 20 दिन तक आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, 15 दिन तक अभी टाइमिंग बचा है। 15 दिन अगर आप लोगों को मान लीजिए दे दिया मैं, तो 15 दिन में तो आप लोगों को बहुत हो जाएंगे। 15 दुना के 30, 3000 क्वेश्चन आप लोग किसी तरह से तैयार हो जाएंगे भाई। 3000 क्वेश्चन है, 2-3 हज़ार पहले के 5-6 हज़ार क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है ना, पता क्या आप लोगों को हो गया है भाई। जैसे जैसे एग्जाम सर पे आ रहा है वैसे वैसे आप लोग छोड़ छोड़ के भाग रही हैं क्लास को ना, ढूंढ रही हैं कि कहाँ खोज ले, कहाँ जल्दी से हम लोग पढ़ लें। अरे भाई 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, इस बात को मानिए हमारी। मांसपेशियों में दर्द का कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है। फाइब्रोमाइल्गिया होगा, क्रोनिक फेंटिंग सिंड्रोम होगा, या हाइपोकैलीमिया होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 42 नंबर का, बताइए तो संगीता पटेल जी बहन। तो देखिए पूछा क्या है कि मांसपेशियों में दर्द का कारण हो सकता है। तो मांसपेशियों में दर्द का कारण देखिए फाइब्रोमाइग्लिया माइग्लिया होगा, या क्रोनिक फेटिग सिंड्रोम भी हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया भी होगा। तीनों ऑप्शन जब सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी दिया है, तो ये सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन विश्व को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया था। गलत नहीं होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन विश्व को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया था। आप बताइए संगीता पटेल जी। क्वेश्चन आपको ये फंसाने वाला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 8 अप्रैल 1977, 8 मई 1980, 8 जुलाई 1987, 8 मई 1982। मैं क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया था बहन कि ये पूछेगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन किस तरह से घुमाएगा, मैं 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को आपको कराया हूँ। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए। तो अगर क्वेश्चन को बता देंगे तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा भाई। अगर आप मुझे दुखी करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, आप गलतें करेंगी। जब मुझे आप दुखी करना चाहती हैं संगीता पटेल जी बहन, तब तुम समझे कि भाई आप मुझे दुखी करना चाहती हैं इसलिए गलत बताइए। लेकिन आपको गलत नहीं बताना है, इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। मैं आप लोग को अभी समय दिया हूँ, आपसे बात करते हुए समय दिया हूँ, बता दीजिए तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन, मैं आपको 2-3 तरह से समझाया हूँ इस क्वेश्चन को। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन विश्व को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया था? अपने दिमाग की पूरी ताकत लगा दीजिए और इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवाई जहाज में। क्या पूछा है क्वेश्चन और क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया है? राइट आंसर क्या होगा 43 नंबर का भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 मई 1980 होगा। ऑप्शन नंबर बी। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी बहन बताइए 43 नंबर। रश्मि सोम जी, शांति वाजपेयी जी, और कौन है भाई? हमारी बहन एक विभा जी हैं। विभा जी आप बताइए। तो अब तो गलत हुआ, अब तक स्कोर अच्छा जा रहा है भाई, अब तो आपका स्कोर अच्छा जा रहा है। अब कुछ मिठाई उठाई का इंतजाम कीजिए, रिजल्ट होने वाला है आपका, ठीक ना। स्कोर जब अच्छा जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, खूब ईमानदारी से खूब मेहनत से पढ़ना है आपको और रिजल्ट को क्रैक करके, एग्जाम को क्रैक करके बहन हमको दिखाना है कि मैंने एग्जाम को सर क्रैक कर लिया है। देखिए अब क्या करती हैं, आपने तो केक नहीं खिलाया बीबाजी बहन, आपने तो केक नहीं खिलाया। केक नहीं खिलाया तो मिठाई खिलाइएगा, ठीक ना। केक नहीं खिलाया, केक लेकिन आपके ऊपर उधार है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। केक आपके बस थैंक यू बोलने से नहीं काम चलेगा कि थैंक यू बोलते सभी लोगों को थैंक यू, तो सभी लोगों को थैंक यू बोलने से काम चलेगा? सबको बुलाइए अपने घर निमंत्रण पे और कहिए कि थैंक यू, आप लोग जाइए। ये कौन सी बात हुई भाई? ये गलत बात है ना। केक को ऑर्डर दीजिए, हम लोग को बुलाइए और जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उस दिन हम लोग सभी लोग पहुंचेंगे। क्यों भाई? शांति वाजपेयी जी बहन बताइए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बताइए सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी बताइए, एक केक इनके ऊपर उधार है कि नहीं उधार है? ये बहुत क्या करते हैं, बहुत चालाक निकली हैं विभा जी बहन जो है, बहुत चालाक है भाई, इनका बात ही अलग है ना। बस चुपचाप आई और बोली ना कि सर हमारा बर्थडे है 10 दिसंबर को। हम कहें कि ठीक है बहन बर्थडे है तो कोई बात नहीं, आपको हम लोग भाई बधाई देंगे कि आपका बर्थडे है, आप जिए हजारों साल 100 साल जिए। लेकिन आप तो भाई इस तरह से कर करके सीधे चुपचाप केक मंगा करके घर में काट करके खा करके ठीक हो गई ना। अरे भाई आप केक 1 kg खा जाएंगे तो उससे मोटी थोड़ा हो जाएंगी, थोड़ा खिलाइए हम लोगों को। क्वेश्चन 44 को पढ़िए बहन, बातें बहुत हो गई। वह कौन सी स्वयंसेवी संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है जो संगठन है, स्वयंसेवी संस्था स्वास्थ्य सॉरी वह कौन सी स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है? तो कौन सी है भाई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, या टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, या भारत सेवक समाज है? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? वह कौन सी स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है? तो कौन सी है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। क्या हो जाएगा? कस्तूरबा मेमोरियल फंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 45। कुशिंग सिंड्रोम के दौरान सीरम पोटेशियम का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, सामान्य रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर का? सभी बहनें कमेंट कर दें। कुशिंग सिंड्रोम के दौरान सीरम पोटेशियम का स्तर तो क्या होता है? सीरम पोटेशियम का स्तर भाई तो ये क्या आता है बताइए जल्दी से, क्या होता है? घट जाता है भाई, घटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। सीरम फास्फोरस का सामान्य स्तर है, तो सीरम फास्फोरस का सामान्य स्तर क्या है भाई? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दे, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या 9 से 11 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 3 से 4.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 5 से 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, या 1 से 2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सीरम फास्फोरस का सामान्य स्तर होता है, तो सीरम फास्फोरस का सामान्य स्तर क्या होता है? तो 3.5 से लेकर के 3 से लेकर के 4.5 मिलीग्राम डेसीलीटर तक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी दिया है ना। पूछा क्या है कि सीरम फास्फोरस का सामान्य स्तर होता है, तो सीरम फास्फोरस का जो सामान्य स्तर होता है तो 3 से 4.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 को भाई क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है कि निम्न में से किस स्थिति में हाइपोफास्फेटीमिया नहीं उपस्थित होती है? तो किस में नहीं होती है? क्या क्रोनिक नेफ्राइटिस में, यूरेमिया में, या वृक्कों की
खराबी में या दोनों ए व सी में, तो किस में होती है भाई? 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। पूछा क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थिति में हाइपोफास्फेटीमिया नहीं उपस्थित होती है? तो जिसमें नहीं उपस्थित होती है उसमें पूछा है। तो क्रोनिक निफ्राइटिस में उपस्थित नहीं होती है, यूरेमिया में नहीं उपस्थित होती है। तो दोनों में जब उपस्थित नहीं होती है तो यहाँ ऑप्शन भी दे दिया ए व सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 को, सीरा रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? सीरा रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? क्या 30 से 40, 45%, 45 से 50%, 65 से 85% या 10 से 15%? तो सीरा रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो सीरा रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता जो होनी चाहिए 65 से 85% होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, अमीनोफाइलिन शाम के समय में नहीं देना चाहिए क्योंकि यह इंसोमिनिया कर सकती है, सोमनबुलिज्म कर सकती है, नाइटमेयर उत्पन्न कर सकती है, इनुरेसिस कर सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? अमीनोफाइलिन शाम के समय नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये इंसोम्फिनिया कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 49 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 को, एंजाइम का दर्द कम करने की औषधि है तो कौन सी है? पेंसिलिन है, लेक्सिस है, नाइट्रोग्लिसरीन है या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा भाई? 50 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। एंजाइम का दर्द कम करने की औषधि है, एंजाइना ना, सॉरी भाई, एंजाइना दिया है। एंजाइना का दर्द कम करने की औषधि है। तो एंजाइना का जो दर्द कम करती है कौन करती है? नाइट्रोग्लिसरीन करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। क्या दिया है? स्टेरिलाइजेशन के समय के बाद ऑटोक्लेव को तब तक ठंडा करते हैं जब तक उसके अंदर का दाब बाहरी दाब से क्या हो? अधिक न हो, से कम न हो, के बराबर न हो, कोई संबंध नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्टेरिलाइजेशन समय के बाद ऑटोक्लेव को तब तक ठंडा करते हैं जब तक उसके अंदर का दाब बाहरी दाब से क्या हो? बाहरी दाब से क्या होना चाहिए भाई? कि बाहरी दाब से बाहरी दाब के बराबर न हो ना, बराबर हो जाएगा तब तक उसको ठंडा करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, किशोरावस्था में मार्गदर्शन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? किशोरावस्था में मार्गदर्शन की अवस्था किस क्षेत्र में होती है? क्या शैक्षिक में, व्यवसायिक में, व्यक्तिगत में या इन सभी में? तो किशोरावस्था में जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो किस क्षेत्र में होती है? तो देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में भी होती है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी होती है, व्यक्तिगत क्षेत्र में होती है। जब तीनों क्षेत्र में होती है तो इन सभी में सही हुआ कि नहीं सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 को, क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 53 हमारा पूछा है कि साइको एनालिटिक थेरेपी किसके द्वारा विकसित की गई थी? साइको एनालिटिकल थेरेपी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी भाई? सिगमंड फ्रायड के द्वारा, फ्रैंकलिन के द्वारा, जैकोबसन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइको एनालिटिकल थेरेपी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो साइको एनालिटिकल जो थेरेपी विकसित की गई थी तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा विकसित की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। अधिगम को प्रभावी बनाने का तरीका है। तो अधिगम को प्रभावी बनाने का तरीका क्या है? अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना या नई शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 54 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। पूछा क्या है क्वेश्चन? अधिगम को प्रभावी बनाने का तरीका है। तो अधिगम को प्रभावी बनाने का तरीका है। तो अधिगम को प्रभावी बनाने का तरीका क्या है? तो अभिप्रेरणा देना। क्या है? अभिप्रेरणा देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 को, जब एक रोगी जो कि पहले से ही किसी संक्रमण से ग्रस्त है किसी दूसरे रोगी या माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार का संक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है? कंटेजियस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन या लेटेंट इन्फेक्शन। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। पूछा क्या है क्वेश्चन को, दोबारा से पढ़िए। जब एक रोगी जो कि पहले से ही संक्रमण से ग्रस्त है ना, कोई एक रोगी है जो कि पहले से ही संक्रमण से ग्रस्त है, किसी दूसरे रोगी या माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है, यानी किसी के दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरे रोगी के माध्यम से या किसी दूसरे संक्रमण के माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार का संक्रमण कहलाता है। तो इस प्रकार का संक्रमण क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का संक्रमण कहलाता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्या कहलाता है? क्रॉस इन्फेक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया हम लोगों का भाई। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? ओटीसी दवाएं लेना लाभप्रद होता है तो क्या होता है? हृदयाघात में, गठिया में, मांसपेशियों के दर्द में या दस्त में। तो ओटीसी दवाएं लेना लाभप्रद होता है तो किसमें लाभप्रद होता है भाई? किसमें होता है? तो मांसपेशियों के दर्द में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, तुरंत लगा दीजिए आंसर। क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाइए। इसी तरह से एग्जाम हाल में लगाना है। टाइमिंग नहीं देना है कि नहीं आप लोग पढ़ती रहेंगे 1.5 घंटे और उसके बाद टाइमिंग ही खत्म हो जाएगा। टाइमिंग का बहुत ख्याल कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये टाइम मैनेजमेंट बीच में आप लोगों का हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। 57 नंबर को क्वेश्चन को उड़ाइए। गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है तो कौन है भाई? रूबेला, टाइफाइड, चेचक, छोटी माता। राइट आंसर क्या होगा भाई? 57 नंबर का बताइए जल्दी से। गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है तो कौन है? तो रूबेला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। क्या पूछा है कि ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण है? ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण है तो क्या है? प्रोटोजोआ है, ईस्ट है, कवक है, बैक्टीरिया है। तो ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण क्या है भाई? तो ट्राइकोमोनल संक्रमण का कारण है प्रोटोजोआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए। क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ा जाए। कौन सी औषधि माँ द्वारा शिशु में जाकर शिशु में गंभीर विकार उत्पन्न करती है? कौन है? म्यूटाजन है, टीलोजन है, टेराटोजन है या पायरोजन है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर 59 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सी औषधि माँ द्वारा शिशु में जाकर शिशु में गंभीर विकार उत्पन्न करती है? तो औषधि का नाम बता दीजिए। तो है टेराटोजन है। क्या है? टेराटोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए। क्या पूछा है कि एंजाइना का दर्द कम करने के लिए औषधि देने का सरल और तेज तरीका। एंजाइना का दर्द कम करने के लिए औषधि देने का सरल और तेज तरीका है तो कौन सा है? इंट्रावेनस है, ओरल है, इंट्रामस्कुलर है या सबलिंगुअल है? तो राइट आंसर क्या होगा? एंजाइना का दर्द कम करने के लिए औषधि देने का सरल और तेज तरीका क्या है? तो सरल और तेज तरीका क्या होगा बताइए? इंट्रावेनस होगा, ओरल होगा, इंट्रामस्कुलर होगा या सबलिंगुअल होगा? तो राइट आंसर क्या होगा 60वें नंबर का? तो 60वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबलिंगुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबलिंगुअल। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ा जाए। कांच की सीरीज परखनली प्लक्स आदि के स्टेरिलाइजेशन हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है भाई? कि लाल ताप में, उबालना, हॉट एयर ओवन या इंसरेशन? राइट आंसर क्या होगा बताइए? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? कांच की सिरिंज परखनली फ्लास्क आदि के स्टराइलाइजेशन हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इंसिनरेशन प्रयोग में लाई जाती है विधि, इंसिनरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से। 61 का क्या होगा? इंसिनरेशन होगा? नहीं भाई, इंसिनरेशन है हॉट एयर ओवन होगा। क्या होगा? हॉट एयर ओवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर ना। पूछा क्या है? कांच की सिरिंज परखनली फ्लास्क आदि के स्टराइलाइजेशन हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो हॉट एयर ओवन लाई जाती है। राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को करिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 को हम नहीं बताएंगे, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। कुंठा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। और कुंठा के संबंध में यह किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? बताइए। क्या ट्रेक्सलर की है, फ्रीमैन की है, या कोलक्सनिक की है, या बिंगम की है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा? मैं कराया हूँ क्वेश्चन को ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, और कौन है? पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह। सभी बहनें कमेंट करें। कुंठा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। कुंठा के संबंध में यह किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? बताइए। तो किस मनोवैज्ञानिक की ये परिभाषा है भाई? बताइए किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या होगा भाई? क्या फ्रीमैन होगा या सिंगमन होगा? बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। कोई कि ऐसा आप लोगों को ये होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोगों को, ये होमवर्क में रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना? सभी बहनें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से और इसको होमवर्क करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 को बताइए। तो अब बिना देखे बताना है, ये नहीं कि देख करके बताएं। देख करके नहीं बताना है, बिना देखे बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 63, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया था भाई? बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्या विलियम स्टर्नर ने किया था, आलपोर्ट ने किया था, टर्मन ने किया था, या वैसलर ने किया था? तो किसने किया था? बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग जो करने वाले थे कौन थे? तो विलियम स्टर्न थे। कौन थे? विलियम स्टर्न थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 को, वृद्धावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक परिवर्तन किसे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? तो किसे करते हैं? संवेग को, अस्थायी भाव को, स्मृति को, बौद्धिक क्षमता को। तो किससे प्रभावित करते हैं भाई? वृद्धावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक परिवर्तन किसे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? तो वृद्धावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक परिवर्तन जो है सबसे अधिक प्रभावित किसको करेंगे भाई? तो सबसे अधिक प्रभावित करेंगे स्मृति को। किसको? स्मृति को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर को 65 को पढ़ा जाए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 65 को। एक सूक्ष्म जीव की ओर एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पैथोजेनेसिटी कहलाती है, इन्फेक्टिविटी कहलाती है, इन्वेजिनेशन कहलाती है, या कंटेजियस एबिलिटी कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? बताइए जल्दी से। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो कहलाती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता बोल रहा है, तो क्या कहलाती है? तो पैथोजेनेसिटी कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 66, ग्राम ना, ग्राम स्टेनिंग के दौरान तनु कार्बन फ्यूशन का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? तो किस लिए किया जाता है? क्या दाग को धोने के लिए, रंग हटाने के लिए, काउंटर स्टेनिंग के लिए, या सुखाने के लिए? तो किसके लिए किया जाता है भाई? किसके के लिए किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग के दौरान तनु का कार्बन फ्यूशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? तो किसके लिए किया जाता है? तो काउंटर स्टेनिंग के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 को, एक जीव जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है कहलाता है? क्या कारक कहलाता है, जलाशय, वेक्टर, होस्ट? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक जीव जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। क्या कहलाता है भाई? तो कहलाता है वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेक्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा पढ़ लिए, 67 पढ़ लिए हैं, 67 पढ़ लिए। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 68 क्या दिया है भाई, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ा है। दिया है कि HIV संक्रमण के दौरान रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं तो कौन होती है भाई, CD हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, CD लिम्फोसाइट या पॉलीमार्फ। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। HIV संक्रमण के दौरान अधिक कोशिकाएं रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं तो कौन सबसे अधिक संक्रमित होती है भाई, सबसे अधिक तो CD हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी एक टेरेटोजेनिक औषधि है, टेरेटोजेनिक औषधि कौन सी है, क्या साइटोटॉक्सिक्स है या वालपोरेट एसिड है या लिथियम है या ये सभी। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें भाई। तो कौन सी एक टेरेटोजेनिक औषधि है, टेरेटोजेनिक औषधि कौन सी है, कौन सी एक टेरेटोजेनिक औषधि है, कमेंट कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, बताइए जल्दी से। तो साइटोटॉक्सिक है या वालपोरेटिक एसिड है या लिथियम है, तो ये तीनों है। राइट आंसर होगा तब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है, ऑक्सीटोसिन उपयोग में लेने का उद्देश्य, ऑक्सीटोसिन उपयोग में लेने का उद्देश्य है तो क्या है, लेवर प्रेरित करने के लिए, PPH नियंत्रण करने के लिए, दुग्ध उत्क्षेपण को प्रेरित करने के लिए या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बहन। क्वेश्चन आपको कराया हूं मैं, जो कंफ्यूज आप हो रही थी तो 2-3 तरह का क्वेश्चन मैं कराया था इसमें। ऑक्सीटोसिन उपयोग में लेने का उद्देश्य है तो ऑक्सीटोसिन उपयोग में लेने का उद्देश्य क्या है, तो क्या है बताइए, लेबर प्रेरित करने के लिए भी है, PPH नियंत्रित करने के लिए भी है, दुग्ध उत्क्षेपण को प्रेरित करने के लिए भी है। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन चलिए, 70 नंबर हो गया, 71 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 71, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़ा जाए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 71 को, बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का पूछा क्या है कि आंख के कार्निया का कठोरीकरण क्या कहलाता है, क्या रतौंधी कहलाता है, थैलेमिया कहलाता है या ऑस्टियोमैलेशिया कहलाता है, रिकेट्स कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा भाई, आराम से क्वेश्चन को कर दीजिए आप लोग, तो थोड़ा हम देखें भाई क्वेश्चन को कौन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 71, आंख के कार्निया का कठोरीकरण क्या कहलाता है, बताइए आंख के कार्निया का कठोरीकरण क्या कहलाता है भाई, बताइए संगीता पटेल जी। तो अरे भाई तो कहलाता है जीरोथैलेमिया कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। निम्न में से विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है, क्या गाजर है, सेब है, शहद है, मूंगफली है। तो उत्कृष्ट स्रोत क्या है ना, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत, यानी कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, निम्न में से विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, यानी कि ए का विटामिन ए का स्रोत क्या है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा 72 का, कमेंट कीजिए। तो होगा ऑप्शन नंबर ए गाजर ना, सबसे ज्यादा किसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, पढ़िए कि उत्तर को, यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाते हैं तो उनमें कौन सा रोग होने की संभावना है, कौन सा रोग होने की संभावना है भाई, बताइए। यहाँ पे तो एक ऑप्शन छूट गया, यहाँ पे कर लीजिए ऑप्शन नंबर, क्या कर ले 73 की जगह पे यहाँ पे पहले ग्रा कर लीजिए, पहले ग्रा ना, इसको कर लीजिए। अब आप लोग बताइए क्या पूछा है कि यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशु को स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाते हैं तो उनमें कौन से रोग होने की संभावना होती है, तो उनमें कौन सी रोग होने की संभावना हो जाती है भाई, बताइए जल्दी से। तो वो होती है मैरेस्मस हो जाती है, क्या हो जाती है, मैरेस्मस से ना होगा, बताइए मैरेस्मस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 73 हो गया, क्वेश्चन नंबर 74 की उत्तर नंबर 74, देखिए यहाँ पे पहले ग्रा दे दिया ना, मैं वही लिख भी दिया था उधर ना, हमको पता नहीं था, लेकिन इधर पीछे पीछे उसका आ गया ऑप्शन।
लेकिन यही हम उधर भी हम भी लिख दिए थे ना। हम सोचे कि ऑप्शन ये बना होगा, ये दिया होगा। ऑप्शन क्या दिया? 74। 74 नंबर पढ़िए क्वेश्चन को। क्या दिया है? कोलन का मुख्य कार्य क्या है? कोलन का मुख्य कार्य क्या है? क्या भोजन का पाचन, द्रव का अवशोषण, कैल्शियम का अवशोषण, वसा का अवशोषण। तो कोलन का मुख्य कार्य क्या है बताइए? कोलन का मुख्य कार्य क्या है भाई? तो कोलन का जो मुख्य कार्य है भाई, वो द्रव का अवशोषण है। किसका? द्रव का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। देखिए यहाँ पे ई दिया है, सी नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 75। श्वसन का रुकना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनीमिया, डिमनेशिया, एपेनिया या डिस्फजिया। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है कि श्वसन का रुकना कहलाता है। तो श्वसन का रुकना क्या कहलाता है भाई? तो श्वसन का रुकना कहलाता है डिस्फजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्फिजिया ना, डिस्फिजिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्फिजिया होगा। बताइए क्या पूछा है? रुकिए क्वेश्चन को। श्वसन का रुकना कहलाता है, तो श्वसन का रुकना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनीमिया होगा, डिस्मेनिशिया, एपीनिया हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? एपीनिया ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? एपीनिया होगा। ठीक ना। श्वसन का रुकना कहलाता है तो एपीनिया कहलाता है ना। क्या कहलाता है? एपीनिया। ठीक ना। चलिए अगले, ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। ये राइट आंसर होगा, एपीनिया हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए। फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान से संबंधित नियम। फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान से संबंधित नियम। ऑप्शन ए दिया जॉन नियम, पीटर नियम, डार्विन नियम या डाल्टन नियम। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। आप लोगों को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। जल्दी से जल्दी सभी बहने कमेंट करें। बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान से संबंधित नियम है, तो संबंधित नियम कौन सा है भाई? तो डाल्टन नियम है। कौन सा है? डाल्टन नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका किसका गलत हुआ थोड़ा कमेंट कीजिए तो। किसका किसका बताइए। विभा जी आपका गलत हुआ? विभा जी बहन बताइए क्या गलत हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए। रुधिर को बाएं आलिंद में वापस जाने से कौन सा कपाट रोकता है? रुधिर को बाएं आलिंद में वापस जाने से कौन सा कपाट रोकता है? तो कौन, सॉरी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दिया भाई। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है कि को बाएं आलिंद में वापस जाने से कौन सा कपाट रोकता है? तो कौन सा कपाट कपाट रोकता है भाई? क्या आयटिक कपाट, त्रिवलनी कपाट या फुफ्फुस कपाट या मिट्रल कपाट? तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का? पूछा क्या है कि रुधिर को बाएं आलिंद में वापस जाने से कौन सा कपाट रोकता है? तो रुधिर को बाएं आलिंद में जाने से मिट्रल कपाट रोकता है। कौन सा? मिट्रल कपाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 78। 78 का मतलब 78। इंसुलिन मुख द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि, इंसुलिन मुख द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि यह गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्षति पहुंचाता है। यह गैस्ट्रिक एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाता है, इसलिए मुख द्वारा देना प्रभावी नहीं है। मुख द्वारा देने पर यह अधिक विपरीत भाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का? 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंसुलिन मुख द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि यह गैस्ट्रिक एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाता है, इसलिए मुख द्वारा देना प्रभावी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 भाई दिया है 79। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 79 को। औषधि देने के इंट्रा आर्टिकुलर पथ में इंजेक्शन दिया जाता है, क्या धमनियों में, जोड़ों में, आलिंद में या नीले में? औषधि देने के इंट्रा आर्टिकुलर पथ में इंजेक्शन दिया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? तो राइट आंसर होगा जोड़ों में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 79 के बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? क्या विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो जो आवश्यक विटामिन है विटामिन के है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताइए क्या होगा? रिकेट्स होगा, रात्रि अंधता होगा, बेरी बेरी होगा या नपुंसकता होगा? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स होगा। क्या होगा? रिकेट्स। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए, सही नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल चुनिए। सही नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल चुनिए। तो कौन सा है? ऑक्सीप्रोलिन है, सिस्टीन है, या हाइड्रॉक्सिलाइंस है, या वाई अमीनो ब्यूटरिक अम्ल है? तो राइट आंसर क्या होगा 82 नंबर का? तो 82 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमीनो ब्यूटेरिक अम्ल है। क्या है? अमीनो ब्यूटेरिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए। देखिए भाई, हम लोग बहुत जल्द इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। 82 नंबर पे हम लोग आ गए। 1 घंटा 5 मिनट में 82 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए, फेफड़ों के वायुकोश की दीवार को नष्ट होने को कहते हैं? क्या एम्फीमा कहते हैं, एम्फीसीमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, फेफड़ों में फोड़ा? राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ों के वायुकोश की दीवार को नष्ट होने को कहते हैं। तो फेफड़ों के वायुकोश की दीवार को नष्ट होने को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के वायुकोश की दीवार को नष्ट होने को कहते हैं एम्फीमा। क्या कहते हैं? एम्फीमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। सर्फेक्टेंट ना का मानव शरीर में क्या कार्य है? सर्फेक्टेंट का मानव शरीर में क्या कार्य है? ये कुपिका को सूखने से बचाते हैं, पृष्ठ तनाव कम करते हैं, वही श्वसन के दौरान फेफड़ों की कुपिका को आपस में जोड़ने से रोकते हैं, और ऑप्शन डी दिया दोनों, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा 84 नंबर का? 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? पूछा क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्फेक्टेंट का मानव शरीर में क्या कार्य है? तो सर्फेक्टेंट का मानव शरीर में देखिए, ये कुपिका को सूखने से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्या दिया है? वही श्वसन के दौरान फेफड़ों की कुपिका को आपस में जोड़ने से रोकते हैं। नहीं भाई, गलत होगा। राइट आंसर तब क्या हो जाएगा जब दोनों सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दिया, ए और बी, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 85 को, गहरी और तेज श्वास लेना हैरिसन श्वसन, कुसमल श्वसन, या जॉनसन श्वसन, या पीटरसन श्वसन? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? गहरी और तेज सांस लेना। तो ये क्या है? गहरी और तेज श्वास लेना क्या है बताइए? तो गहरी और तेज श्वास लेना जो है कुसमल श्वसन है। क्या है? कुसमल श्वसन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग कर लिए भाई। 15 क्वेश्चन और बचे हैं और हम लोग 1 घंटे 7 मिनट में कर लिए हैं। और अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए, जब हृदय में नीलियों का संकुचन होता है तब क्या घटित होता है? जब हृदय में नीलियों का संकुचन होता है तब क्या घटित होता है? तो जब हृदय में नीलियों का संकुचन होता है तो क्या अलिंद व नीलय के बीच पाए जाने वाले कपाट खुल जाते हैं? अलिंद व नीलय के बीच पाए जाने वाले कपाट बंद हो जाते हैं? अलिंद व नीले के बीच पाए जाने वाले कपाटों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अलिंद में रुधिर दाब बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हृदय में नीलयों का संकुचन होता है तब क्या घटित होता है? तो अलिंद व नीलय के बीच पाए जाने वाले कपाट बंद हो जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 को, एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? त्वचा मोटा व विक्षत होना,
तंत्रिकाओं की क्षति, रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर क्षति। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 87 नंबर का प्रियंका साहनी जी। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगी। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी और कौन है? चंद्रकला देवी जी। आप बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रश्मि सोम जी आप बता दीजिए। सीमा देवी जी आप बताइए। बीबा जी, संगीता पटेल जी, सभी बहनें बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से हो सकता है तो क्या हो सकता है? त्वचा का मोटा व क्षत विक्षत होना बिल्कुल होगा। तंत्रिकाओं की क्षति बिल्कुल होगी। रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर क्षति ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो 87 नंबर का राइट आंसर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हो जाएंगे ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 87 हो गया है हमारा। 88 नंबर क्वेश्चन चलिए। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए। किसी औषधि को मालिश द्वारा त्वचा पर लगाने के तरीके को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है भाई? क्या क्यूटेनियस कहा जाता है, इन्फेक्शन कहा जाता है, नर्सनसन कहा जाता है, इंसेफ्लेशन कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 89। औषधि देने की सबसे प्राचीन विधि क्या मुख्य सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस? राइट आंसर क्या होगा 89 नंबर का? 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखा पूछा क्या है कि औषधि देने की सबसे प्राचीन विधि ना, सबसे प्राचीन पुरानी विधि क्या है? क्या मुख्य है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है? तो क्या है? मुख्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख से है। राइट आंसर क्या होगा 89 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पर चलिए बहन। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या पूछा है? पूछ रहा है कि WHO ORS पैकेट में इसमें किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? WHOORS ना, WHOORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? क्या सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट ना। ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर से सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर ये सभी तत्व जो है विद्यमान होते हैं किसमें? ORS में। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 91 रुक जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 91 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछा है कि नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है? क्या जन्म के समय, जन्म के दूसरे सप्ताह, जन्म के दूसरे दिन या जन्म के पहले सप्ताह? राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए? प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति जी, आरती देवी, मनोज कुमार, प्रियंका जी, पूनम जी, सभी बहनें कमेंट कर दें। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं बहन, बता चुका हूं, अब गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवाई जहाज की तरह। भाई क्वेश्चन क्या पूछा है कि नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है? तो नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया जो होता है वो कब होता है बताइए जल्दी से। तो कब होता है भाई? तो वो होता है जन्म के दूसरे दिन होता है ना। कब होता है? जन्म के दूसरे दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जब शिशु पैदा होता है तो सब लोग कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, नर्स भी कहती हैं और डॉक्टर भी बोलते हैं ठीक है ठीक है, लेकिन दूसरे ही दिन पता चलता है कि बच्चे को जॉइंटिस पीलिया हो गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा, जन्म के दूसरे दिन। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92 को पूछा है बहन कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी भाई? क्या है? कृत है, पेट है, गुर्दा है, अग्नाशय है? बताइए शांति वाजपेयी जी बहन इस क्वेश्चन को बताइए। तो मैं होमवर्क में क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, एक क्वेश्चन तो आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए। बताइए सीमा देवी जी, बताइए बीबा जी बहन बता दें, चंद्रकला देवी जी बहन बता दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई रश्मि सोम जी आप बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई संगीता पटेल जी आप बता दीजिए।
इसका राइट आंसर क्या होगा 92 नंबर का? निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब आप लोगों को देख करके या सर्च करके नहीं बताना है, बताइए इसे। आप लोग को बोला था ना कि आप लोग को जो क्वेश्चन होमवर्क में मैं दे रहा था वो आप लोगों के जुबान पे होना चाहिए, तो आप लोगों की जुबान पे तो होना चाहिए। तो 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? 92 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? अग्नाशय ना। आप लोगों से तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन आप लोग बता नहीं रही थी ना, होमवर्क जो मैं दे रहा था वो आप लोग बता नहीं रही थी। तो मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराने के बाद भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता, तब तो आप लोगों का क्वेश्चन तैयार ही होते रहता। लेकिन आप लोगों को तो बताना है नहीं, जो पूछ दिया आप लोगों को क्लास में बताना है नहीं ना। कितनी बहनें हैं जो कुछ होमवर्क को भी नहीं बता रही थी, इसलिए हम तो छोड़ दिए। अब बताना पूछना ही छोड़ दिए कि आप लोगों को होमवर्क देने का क्या मतलब है। नहीं तो अब तक आप लोग होमवर्क की होती तो कितना आप लोगों का होमवर्क से ही कितना क्वेश्चन में तैयार करवा दिया होता ना, कितना क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया होता, आप लोग सोच भी नहीं सकते। 500 क्वेश्चन तो आप लोगों को मैं इसी तरह से होमवर्क में दे चुका हूँ, 2-4-500 तो दे ही चुका हूँ। अब तक दिया रहता, जब तक एग्जाम होने वाला था तब तक दिया रहता, तब तक आप लोगों के कितने क्वेश्चन तैयार हो गए थे सोचिए। लेकिन आप लोगों को तो हमारी बात मानना है नहीं ना, मत मानिए। लैंगरहैंस के उद्दीप पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं भाई? लैंगरहैंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? क्या एक कृत में, अग्नाशय में, प्लिया में, पिट्यूटरी में? तो लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं भाई। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप जो पाए जाते हैं अग्नाशय में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 94। पल्स रोगियों टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? पल्स रोगियों 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 टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994, नवंबर 1996। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए 94 नंबर का भाई। 94 नंबर का देखिए, नवंबर जनवरी 1994 नहीं होगा, नवंबर 1996 नहीं होगा। दो ऑप्शन आप लोगों को बच रहे हैं, दिसंबर 1994 लगाया जाए, दिसंबर 1995। बताइए, पल्स रोगियों टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? तो 1995 में शुरू किया गया भाई। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ये तो सभी लोगों को पता होगा, सभी लोगों का, किसी का गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 95 हमारा पूछ रहा है, प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसव उत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? तो कितने से अधिक होती है भाई? कितने से अधिक होती है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? क्या 500 ml से अधिक, 700 ml से अधिक, 100 ml से अधिक, या 200 ml से अधिक? तो कितने ml से अधिक होती है भाई? 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 500 ml से अधिक। कितने ml से? 500 ml से अधिक होती है भाई। कितनी होती है? 500 ml से अधिक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 96 को, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं भाई? क्या गैस्ट्रिन द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, एस्ट्रोजन द्वारा? तो किसके द्वारा बढ़ जाते हैं भाई? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किसके द्वारा बढ़ते हैं? कमेंट कीजिए। तो ये बढ़ते हैं एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 तो बहुत आसान है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। बीसीजी का टीका है, तो क्या एक मृत टीका है, ट्रिपल वैक्सीन है, लाइव एंटीयूटेट वैक्सीन है, या सामूहिक टीका है? तो कौन सा है भाई? बीसीजी का टीका है। तो बीसीजी का टीका कैसा टीका है यही बताना है आप लोगों को। तो बीसीजी का टीका तो लाइव एंटीयूटेड वैक्सीन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। स्कर्बिक अम्ल है तो क्या है? प्रोटीन है, एक विटामिन है, एंजाइम है या लिपिड है? राइट आंसर क्या होगा? 98 नंबर का सभी बने कमेंट करें। कमेंट कीजिए तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी। और रश्मि सोम जी बहन, आप क्लास में एब्सेंट होती हैं, बहुत आप गुस्सा दिलाती हैं, आपको मारे देंगे एक दिन ना। जब मार देंगे तो आपका दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा। आप जानती हैं कि नहीं? नहीं जानती है लगता है हमको। आप इस समय हमसे जुड़ी है ना। एक हम देखिए जादू की छड़ी रखे ना, ये जादू की छड़ी क्या करती है बहन? ये दिमाग खोलती है। देखिए दिमाग कई लोगों का मैं खोल दिया हूँ, जैसे संगीता पटेल जी का। इनको तो आप जानती होंगी, इनको आप जानती है कि नहीं जानती है? बताइए रश्मि सोम जी बहन, इनको आप जानती हैं कि नहीं? इनको आप जानती हैं कि नहीं बताइए? इनको तो आप जानती होंगी ना। ये कौन है? ये है हमारी संगीता पटेल जी बहन। कौन है? संगीता पटेल जी, ठीक ना। ये थोड़ा इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो मैंने इनका दिमाग खोल दिया। अब इनको देखिए, इनको डर हो गया है कि हमारा सर किसी दिन कान को काट लेंगे। तो अब ये कुछ न कुछ तो पढ़ाई करती ही रहती हैं, डेली पढ़ाई करती रहती हैं भाई। तो अगर आपको भाई नहीं मानना है हमारी बातों को तो इनसे मिल लीजिए। संगीता पटेल जी का जब मैं कान काटने के लिए बोला तब ये सोची कि हाँ कान तो कट जाएगा, तो इसलिए क्या कि इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो आपको भी पढ़ाई शुरू कर देना है भाई। अब लेट, अब टाइमिंग का आप लोगों के पास बचा है कि आप लोग पढ़ाई में लेट कर रही हैं? अब लेट मत कीजिए, नहीं तो नौकरी वोकरी मिलना आप लोग भूल जाइए कि नौकरी मिलेगी ना। नौकरी वोकरी के उस चक्कर में मत पड़िए कि नहीं नौकरी मिल जाएगी। बिना पढ़े जाएंगे आप लोग एग्जाम देने तो सोचेंगे कि आप लोग को नौकरी मिले। तो आपसे ज़्यादा पढ़ रही हैं बहनें ना। आपसे ज़्यादा बहुत सारी बहनें हैं जो रात को रात नहीं समझ रही हैं, दिन को दिन नहीं समझ रही हैं, तो पढ़ाई कर रही हैं। तो आप तो लेट पढ़ रही हैं, तो आपको क्या किया जाए? अब कान एट के एक चाटा आपको लगा देंगे तो आपका दिमाग में सब दुरुस्त हो जाएगा, ठीक ना। रश्मि सोम जी बहन, क्यों मारना पड़ेगा कि आप ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देंगी? अब आपको करना क्या है कि 1 से लेकर के 105 नंबर की क्लास को जल्द से जल्द इसको रिवीजन कर लीजिए। 2 दिन के अंदर रिवीजन कीजिए। जितनी मैं क्लासें मैराथन वाला दिया हूँ उसको सब पढ़ डालिए। जरूर आप एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे बहन, मेरी बात को मानिए। जितना हो सके उतना खूब रगड़ के पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए, जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे। 15-20 दिन की टाइम है, अब टाइमिंग नहीं बचा है। अब 15-20 दिन आप लोगों को, जो 20 दिन आप लोग जोड़ रही हैं, कब 20 दिन 2 दिन में आ जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। स्कर्बिक अम्ल है तो स्कर्बिक अम्ल क्या है भाई बताइए? ये प्रोटीन है कि एक विटामिन है कि एंजाइम है कि लिपिड है? तो ये क्या है तो बताइए भाई क्या है? तो यह एक विटामिन है ना। स्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी है, यानी कि एक विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा बताइए संगीता पटेल जी? थोड़ा इनको देख लीजिए तो। इनको देखिए भाई, इनको आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ये बहुत हमारी महान बहन है ना। ये बहुत क्या है, महान बहन है ना। इनका एक कान है, एक दिन कान इनका कहे ना कि हम तो आपका कान काट लेंगे, तो कह रही थी कि सर कान काट लेंगे ना तो हम टोपी लगा के जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अरे भाई टोपी लगा करके जाइए, चाहे बिना टोपी लगाइए, टोपा लगा के जाइए, लेकिन कानवा तो कटा रहेगा आपका ना। बताइए, कान तो कटा ही रहेगा भाई, बिना कान वाली हो जाएंगी आप। तो हमको मत कहिएगा कि सर हम तो बिना कान वाली हो गई अब ना। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 99 पे देखिए भाई, हम लोग बातें करते हुए 1 घंटे 21 मिनट में 22 मिनट में हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 99 क्वेश्चन पे आ गए हैं ना। यानी कि 1 घंटे 25 मिनट के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चन को टच कर लेंगे। आईयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय है। आईयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय है तो कब है? क्या मासिक धर्म की शुरुआती से 10 दिनों के भीतर, मासिक धर्म चक्र के मध्य पर, मासिक धर्म की शुरुआत से 8 ठीक पहले, मासिक धर्म के दौरान ना, मासिक धर्म के दौरान कभी भी, कभी कभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? आईयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय है। तो आईयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय क्या है भाई बताइए? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी बहन। चंद्रकला देवी जी बहन, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं बहन। क्यों आप लापरवाही कर रही हैं बताइए? आप क्यों लापरवाही कर रही हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि आप पढ़ने में अच्छी हैं, आपके क्वेश्चन के जवाब देने के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ने में अच्छी हैं। फिर भी आप मेरी बातों को नहीं मान रही हैं तो मत मानिए, मत पढ़िए, मत तैयारी कीजिए, जाने दीजिए, उसी तरह चले जाइएगा एग्जाम देने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 नंबर का? आईयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय है तो मासिक धर्म के शुरुआत से 10 दिन भीतर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर
100 यानी क्वेश्चन नंबर 100, इसको 100 बोलते हैं। ये कुछ लोगों का कहना है कि इसको 100 मत बोलिए, इसको 100 बोलिए ना। तो सीपीआर का पूर्ण रूप है, तो सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? क्या कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेरान, कार्डियोपल्मोनरी रिलैप्स, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्ट्रिक्शन, कोर्निक पल्मोनरी रिलैप्स। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सीपीआर का पूर्ण रूप है, तो सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है भाई बताइए। सीपीआर का पूर्ण रूप है, तो सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीआर का पूर्ण रूप जो है पल्मोनरी रिसुसिटेरान है। क्या है? रिसुसिटेरान है ना। सीपीआर का पूर्ण रूप है, तो सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेरान है ना। कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेरान है। राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अब देखिए नियर अबाउट हम लोगों ने 1 घंटे 24 मिनट तो हो चुके हैं, लमसम 24 का 25 मान लीजिए। 1 घंटे 25 मिनट में बॉन हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए ना। अगर हम लोग थोड़ा बहुत बातें नहीं किए होते किसी का कोई बात को लेकर के, तो हम लोग 1 घंटे 20 मिनट में ही कर लेते 100 क्वेश्चन। तो हम लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है ना। ये नहीं कि हम लोग 3 घंटे में करें। अगर देखा जाए तो इसको 3 घंटे में लोग कराएंगे ना। 1 घंटे नहीं 3 घंटे में इसको लोग कराएंगे, तो 1.5 घंटे के नियर अबाउट हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, टच कर लिए? 100 क्वेश्चन टच कर लिए, ठीक ना। अब बना आप लोगों को बताना है कि 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इस 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में आप लोगों के किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो, कमेंट करके हमसे पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं बताने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए बहन, इसको जरूर बताइएगा ना। 100 क्वेश्चन में यानी कि 100 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, इसको जरूर बताइएगा। एक बात, दो बात हो गई। तीसरी बात आप लोगों को ये बताना है कि क्या हम लोग जो स्पीड में पढ़ रहे हैं, यह स्पीड आप लोगों के लिए ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो क्या ये समय सही है? 1 घंटे 25 मिनट में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आप लोग इसको चाहेंगी तो 1 घंटा 25 मिनट और दे देंगी, तो यानी कि 2 घंटे 50 मिनट। तो 2 घंटे 50 मिनट में आप लोग चाहेंगे तो इसको दोबारा से रिवीजन कर लेंगी ना। और आप लोगों को मिलेगा क्या कि 3 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलेगा कहीं कहीं। तो हम लोग 100 क्वेश्चन को टच कर लिए हैं कितने समय में? 1 घंटे 25 मिनट में। तो आप लोगों को एक काम करना है कि इसको जा करके रिवीजन कर लीजिएगा ना। इतना काम तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगी बताइए। इतना काम आप लोग कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी भाई? सभी बहनें हमको बताएं कि इतना काम आप लोगों से हो जाएगा या नहीं होगा। रिवीजन आप लोग कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी बताइए। बताइए आप लोग रिवीजन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूँ होमवर्क में, थोड़ा इसको कर दीजिएगा। तो होमवर्क वाला इस क्वेश्चन को कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ कि अंडा अंडाशय ना, अंडा अंडा ठीक, अंडा अंडाशय, अंडा अंडाशय, अंडा अंडाशय ना, अंडा अंडाशय से, अंडा अंडाशय से कोख, कोख कोख में किसके, किसके क्वेश्चन में कराया हूं संगीता पटेल जी, ध्यान दीजिएगा। किसके माध्यम, किसके माध्यम, माध्यम से लाया जाता है ना, लाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए कि क्वेश्चन है कपाली न, कपालीय, कपालीय तंत्रिकाओं, कपाली तंत्रिकाओं, कपाली तंत्रिकाओं के कुल, कुल कितने, कुल कितने, कुल कितने जोड़े, कुल कितने जोड़े होते हैं? कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं, इसको आप लोग बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को और दे दूं क्या? एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? एक क्वेश्चन और दे दूं आप लोगों को। बताइए मानव त्वचा, मानव त्वचा, मानव त्वचा, मानव त्वचा की, मानव त्वचा की ना, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत, औसत मोटाई ना, मोटाई, औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 एक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। एक, एक सामान्य, सामान्य मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य
1 मिनट ना, 1 मिनट, इसको 1 मिनट कीजिएगा। 1 मिनट में सांस लेता है, तो कितनी लेता है भाई? 1 मिनट में सांस लेता है, इसको बता दीजिए। तो आप लोग सांस लेता है, ठीक ना। इतने क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं क्या? 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां होती हैं, तो कितनी होती हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए बहन, क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कमेंट कैसी लगी ना। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं ना। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ये स्पीड कैसी थी, 100 क्वेश्चन में आप लोगों को सही कितने हुए, सब कुछ आप लोगों को बताना है। 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूं, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब कुछ करना है, पीछे की क्लास से रिवीजन करनी है। चलिए बहन, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।